Okay, folks, good morning. I hope you all are doing well. Okay, we have finished our first chapter, and from today onwards, we'll be moving to the second chapter. Okay, the chapter on sexual reproduction in flowering plants. So, sexual reproduction is basically reproduction involving formation and fusion of gametes. As clear as that, right? And the next thing is flowering plants. What are flowering plants? Commonly known as angiosperms or flowers which have plants which have flowers. Okay, now here the definition, sorry, the name of the chapter is given. Okay, here the definition of sexual reproduction is given. Okay, go through this, put it down in your notes. Okay, now the next line says that organs of sexual reproduction in plants are flowers. Okay, so basically for a very common person, एक आम आदमी के लिए फ्लावर क्या होता है? उसको लगता है कि फ्लावर एक बहुत सुंदर चीज है, किसी को गिफ्ट कर देना चाहिए, किसी को दे देना चाहिए, घर पे लाके लगाना चाहिए, बच्चों को लगता है कि तोड़ के फेंक देना चाहिए। ठीक है, तो flowers are basically they're organs of sexual reproduction in plants. Okay, they're not a decorative item. Okay, but कॉमन आदमी के लिए क्या है भाई, है ना? वो तो डेकोरेट ही करते रहता है. So flowers are basically modified shoots. Okay, they're modifications of shoots. So this is basically what a typical flower looks like. पूरा डायग्राम देखते हैं, शुरू करते हैं नीचे से. वो जो पार्ट फ्लावर को सस्पेंड करके रखता है, पकड़ मतलब जो उसको ऊपर की तरफ जो पकड़ के रखता है ना, उस चीज को बोला जाता है थैलेमस. ठीक है, दिस इज अ swollen part towards the base of the flower. Okay, this is known as the thalamus. Above the thalamus you have the ovary. If you continue in line with the ovary, यहाँ पे आके तुम देखोगे कि यहाँ पे एक स्टाइल है. ठीक है, ये बंदे का स्टाइल है. ठीक है, उसके बाद ऊपर आके देखोगे यहाँ पे स्टिग्मा है. तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये जैसे सिलेंडर जैसा है और ऊपर एक ऐसे लंबा स्ट्रक्चर गया है, ये सिलेंडर और यहाँ पे कोनिकल हो जाता है. तो इस पूरी चीज में तुमको स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी दिखेगा. तो ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी जो है, ये प्लांट के फीमेल पार्ट का हिस्सा है. ठीक है, द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज पिस्टल. तो ये सारे जो है यहाँ पे पिस्टल के पार्ट है. ओके, उसके बाद यहाँ पे देखोगे कि ये एंथर है, ये जो ऐसा लड्डू जैसा है ना ऊपर, ये एंथर है. ठीक है, और एंथर के नीचे, ये एंथर के नीचे कुछ एक डंडा जैसा है लंबा, इसको बोला जाता है फिलामेंट. तो एंथर और फिलामेंट ये दोनों मिलके जो है प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं. ठीक है, दे मेक अप द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज नोन एज स्टेमन. ये नीचे डायग्राम भी दिया हुआ है, इस पे आएंगे थोड़ी देर में. ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा ये पेटल. पेटल जो पंखुड़ी होता है, जो दिखता है ना सुंदर, है ना, उसको बोलते हैं पेटल. प्लांट में जितने भी पेटल, सॉरी, एक फ्लावर में जितने भी पेटल होते हैं, सारे पेटल्स को एक साथ हम क्या बोल सकते हैं? वी कॉल इट एज द कोरोला. कोरोना नहीं, कोरोला. ठीक है, सो दिस पेटल्स आर ऑल टुगेदर नोन एज द कोरोला. देन वी हैव द सेपल्स हियर. ओके, सेपल जो ग्रीन पार्ट होता है, जो फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है, फूल को कभी देखा होगा, हिबिस्कस में देखना, नीचे के पार्ट तरफ होता है. ठीक है, द सेपल्स. और सारे सेपल्स जो है एक साथ उनको बोला जाता है कैलिक्स. So this is basically what a typical flower looks like. I'm just rubbing it out. ठीक है, ताकि ज़्यादा cluttered ना हो. Okay. तो अब क्या होता है कि ये तो फ्लावर है. फ्लावर के जो सेपल्स और पेटल्स हैं और स्टेमन्स और कार्पल्स हैं, उन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. Sepals and petals are known as the non-essential floral organs. Stamens and carpels are known as the essential floral organs. Non-essential बोलने से क्या होता है? It has no role in sexual reproduction. और essential बोलने से क्या होता है? It is involved in reproduction in plants. ठीक है? तो यही है non-essential और essential, इनको याद रखना. उसके बाद आता है stamen. Stamen होता है फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके, तो स्टेमन के जो पार्ट्स है, सबसे इंपॉर्टेंट उसका एंथर है. उसके बाद आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इसको सस्पेंड करके रखता है, ये फिलामेंट है. ठीक है, तो अगर एक एंथर को देखा जाए तो एंथर ऐसा दिखता है जैसे दो सिलेंडर को एक साथ चिपका दिया हो. ठीक है, यहाँ पे ये चीज ज्यादा इतना पता नहीं चल रहा है. नेक्स्ट एक डायग्राम आएगा, उसमें बड़ा क्लियरली वो चीज दिखेगा. ठीक है,
कि एंथर जो होता है ऐसा लगता है ना, यहाँ पे देख लो थोड़ा सा पता चल सकता है, ये लग रहा है जैसे एक सिलेंडर है, इसके पीछे और एक सिलेंडर है, दो सिलेंडर्स को एक साथ चिपका दिया और बीच में फिलामेंट जा रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिखता है ये। तो वही लिखा हुआ है कि स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर, ओके। और यहाँ पे इसका वही मैंने जो अभी भी बताया वो चीज़ दिया हुआ है, इट filament it consists of two lobes separated by grooves but attached by connective। तो ये दो सिलेंडर्स है ना, इनके बीच में ऐसा लग रहा है ना गैप है यहाँ पे, है ना, तो एक गैप है, तो इस गैप को यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, और इस गैप को बोला जाता है ग्रूव, GROOVE, ठीक है, इसको बोला जाता है ग्रूव। और ग्रूव से ये जो सिलेंडर से सेपरेट होते हैं, और यहाँ पे एक पार्ट होता है जो इन दोनों सिलेंडर को चिपका के रखता है, दिस पार्ट इज नोन एज कनेक्टिव। What does the connective do? It connects the two lobes of the anther, ठीक है। और ये connective जो है it is made up of parenchymatous tissue, okay। नीचे मैंने लिखा है it has a vascular strand, what is it? We'll see it in the next diagram, okay। Now structure of an anther, so an anther basically consists of two lobes, ये देख रहे हो, ये एक सिलेंडर, ये दूसरा सिलेंडर चिपका हुआ बीच में, जहाँ ये चिपका हुआ है और ऐसा लग रहा है यहाँ पे गैप है इनके बीच में, इस गैप का नाम है तुम्हारा ग्रूव, ठीक है। और ऐसा लग रहा है ना ये बीच में यहाँ से तो ये चिपका हुआ है, तो ये है इसका कनेक्टिव, ठीक है। सो एक एंथर में जनरली दो लोब होता है, इसलिए इसको डाइथिकस बोलते हैं, डाई मतलब टू, डाइथिकस। कोई ऐसा एक्सेप्शनल एंथर्स होते हैं जिनमें एक ही लोब होता है, ठीक है, तो उनको बोला जाता है मोनोथिकस। अब इस डायग्राम को यहाँ पे देखो, ठीक है, ये तो हो गया, अभी इस चीज को देखो, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे काट के उसको सामने की तरफ इसको प्लेस कर दिया, तो क्या दिखता है हमें यहाँ पे कि ये हमको एक लोब दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक लोब दिख रहा है, और यहाँ पे और एक लोब दिख रहा है। हर एक लोब में क्या होता है, दो चेम्बर दिख रहा है, ये एक चेम्बर है, ये एक चेम्बर है, दिख रहा है ना, ये एक चेम्बर है, ये एक चेम्बर है। चेम्बर जो है इसको डार्क कर दिया है, ठीक है। ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, ठीक है, लेफ्ट की तरफ ये एक लोब है, राइट की तरफ ये एक लोब है, तो और ये इसका जो है चेम्बर्स है, 1 2 3 4 चेम्बर्स है यहाँ पे, ठीक है। तो इस लोब में दो चेम्बर है, इस लोब में दो चेम्बर है, ठीक है। इन चेम्बर्स का नाम जो है इनको बोला जाता है पोलन सैक। ये जो चेम्बर है इन चेम्बर्स को बोला जाता है पोलन सैक, ओके। और एक स्पेशलाइज्ड टर्म है जिसका नाम है माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखो। नाउ ए बाइलोब्ड एंथर विल हैव 4 माइक्रोस्पोरेंजिया और इज टेट्रास्पोरेंजिया। अगर एक एंथर के पास दो लोब्स हैं, ये पहला लोब ये दूसरा लोब, तो टोटल कितने पोलन सैक होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर एंथर बाइलोब्ड है, ठीक है, उसके पास 4 पोलन सैक होंगे, 2 2 4, या फिर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। पोलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया का मतलब सेम चीज है, ठीक है। तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे तो उसका नाम होगा टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, वुल्फिया हैज ओनली 1 माइक्रोस्पोरेंजियम इन 1 लोब, आर्सिथोबियम हैज 1 माइक्रोस्पोरेंजियम पर एंथर, पूरा एंथर में एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर एक ही ऐसा चेम्बर, ठीक है, ओके। नाउ ये स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर में जस्ट लेट मी रब इट, गया ओके। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में अगर देखोगे तो क्या होता है, ये जो चीज है, ये जो एंथर के लोब्स है, ठीक है, इन सारे एंथर के लोब्स के बाहर एक कॉमन क्या होता है, एपिडर्मिस होता है, ठीक है। ये कॉमन एपिडर्मिस होता है, ये पूरा एंथर के लोब्स को कवर करके रखता है, यहाँ एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे अगर जाओगे तो ये जो स्ट्रक्चर तुमको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर का नाम है, इसका नाम है एंडोथेशियम, यहाँ पे लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो पहले आता है एपिडर्मिस, 1 मार्क कर किया हुआ है, सेकंड में आता है तुम्हारा ये एंडोथेशियम। एंडोथेशियम से अंदर जाओगे तो तुमको मिलेगा ये मिडल लेयर, ठीक है। यहाँ पे 3 4 लेयर्स के ऐसे सेल्स होते हैं जिसका नाम है मिडल लेयर।
मिडिल लेयर के अंदर जाओगे, ठीक है, तो फिर यहाँ तुमको क्या होगा, और एक लेयर ऑफ सेल्स मिलेगा। ओके, सो दिस लेयर ऑफ सेल्स इज नोन एज द टेपेटम। पूरे नए नए टर्म्स है, थोड़ा ध्यान में रखो। सबसे पहले आता है एपिडर्मिस, बाहर से देखोगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जाओगे तो मिलेगा तुमको एंडोथेशियम। एंडोथेशियम के नीचे जाओगे तो तुमको मिलेगा मिडिल लेयर, ठीक है। मिडिल लेयर के नीचे जाओगे तो तुमको मिलेगा टेपेटम। इन चार चीजों को पूरा याद रखो, सीक्वेंस के साथ एग्जाम में भी पूछा जाता है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथेशियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टेपेटम, ठीक है। ओके, क्लियर है। और टेपेटम के अंदर जो है ये है तुम्हारा माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, नाउ अब ये जो एंथर के लोब्स है, इसके अंदर का सामान जो है वो कैसे डेवलप हुआ, ठीक है, उस चीज को देखते हैं। ओके, तो क्या होता है कि वहां पे एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होता है जिसका नाम है आर्किस्पोरियल सेल। ये आर्किस्पोरियल सेल जो है ये डिवाइड करता है दो पार्ट्स में, स्पोरोजिनस सेल, पेराइटल सेल। स्पोरोजिनस सेल जो है इस चीज को भरता है, इधर देखो यहाँ पे, ठीक है। ये जो पोलन सैक है या माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसके अंदर का जो सेल है दैट इज स्पोरोजिनस सेल। These sporogenous cells they finally form the pollen grains. We'll see the process of formation of pollen grains. ठीक है, वो बाद में आएगा, मगर अभी के लिए याद रखो कि आर्किस्पोरियल सेल जो है तो डिवाइड करता है दो पार्ट्स में, स्पोरोजिनस सेल और पेराइटल सेल। स्पोरोजिनस सेल जो है वो तुम्हारा बनाता है पोलन ग्रेन, ठीक है। और यहाँ पे जो पेराइटल सेल है, पेराइटल सेल बाकी के तीन लेयर्स बनाते हैं, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर, टेपेटम। एपिडर्मिस इज नॉट मेड बाय द आर्किस्पोरियल सेल्स, इस चीज को याद रखना। एपिडर्मिस इसके साथ रिलेटेड नहीं है, एपिडर्मिस कवरिंग है, जरूर है, ठीक है। एपिडर्मिस जो है इसी का पार्ट है, मगर ये इससे डिराइव नहीं होता है, ठीक है। तो पैराइटल सेल क्या बनाता है, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर और टेपेटम, ठीक है, समझ गया ना। और अब अगर इन ये चारों जो है ना, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर, टेपेटम, इन चारों चीजों को अगर हम एक साथ बताते हैं, इनको एक साथ प्लेस करते हैं, तो क्या होता है, इन चारों चीजों को हम लोग एक साथ माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल बोलते हैं। ये देख रहे हो माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल लिखा हुआ है यहाँ पे। ये चारों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर, टेपेटम प्लस एपिडर्मिस, they give you the microsporangial wall, but epidermis is not formed from the parietal cells. Remember that thing, okay? ये जो मैंने अभी बोला है, ठीक है। तो ये पूरा एंथर लोब के अंदर के टिश्यू का मैंने जो ओरिजिन है वो तुमको बता दिया है। ओरिजिन है इसका आर्किस्पोरियल सेल, एपिडर्मल सेल का ओरिजिन नहीं है आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल से तुम्हारा स्पोरोजिनस सेल बनता है और बनता है पेराइटल सेल। स्पोरोजिनस सेल से पोलन ग्रेन बनता है। कहाँ पे बनता है, ये जो तुम्हारा चेम्बर है यहाँ पे बनता है। फिर आता है इधर पेराइटल सेल से बनता है तुम्हारा एंडोथेशियम, मिडिल लेयर, टेपेटम, ठीक है। और इन तीनों के साथ अगर और एक चीज को साथ में लाया जाए एपिडर्मिस, तो इसको एक साथ लाके हम क्या बोल सकते हैं कि ये इसका आउटर कवरिंग बनाता है, ठीक है। या फिर ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है यहाँ पे, इस माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर ये पोलन सैक या फिर ये चेम्बर का जो है ये वॉल है, ठीक है। इस चीज को इसका वॉल भी बोला जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल। क्लियर, ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये चीज नहीं हुआ है तो इसको रिवाइंड करके फिर से देखो, ठीक है, हो जाएगा क्लियर, ठीक है। ओके, सो इज देयर एनीथिंग लेफ्ट, आई डोंट थिंक सो, ओके। बस एक चीज तुम लोगों के लिए बताना जरूरी है कि यहाँ पे अगर तुम लोग देख सकते हो तो यहाँ एक टर्म लिखा हुआ है वास्कुलर स्ट्रैंड। वास्कुलर स्ट्रैंड के बगल में लिखा हुआ है कनेक्टिव। तो मैं यहाँ पे बोल रहा था ना, ये जो पार्ट है इस चीज को, दोनों लोब्स को कनेक्ट करता है। इस दोनों लोब को कनेक्ट करने वाला पार्ट का नाम है, ये है जो तुम्हारा ये कनेक्टिव है। दिस इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स और पैरेन्काइमेटस टिश्यू। इस कनेक्टिव के बीच में क्या होता है, एक वास्कुलर स्ट्रैंड होता है। वास्कुलर स्ट्रैंड का काम क्या है, फूड, मिनरल्स, वाटर्स वगैरह को क्या करता है, वाटर्स, ठीक है, उसको यहाँ पे कंडक्ट करता है, ठीक है। वास्कुलर स्ट्रैंड का वही काम है। सो दैट इज इट, ओके। नाउ जैसे मैंने बताया, जो बाहर के लेयर्स हैं, ठीक है, वो क्या करता है, एंथर को प्रोटेक्ट करता है। एपिडर्मिस, ठीक है, तुम्हारा जो एपिडर्मिस है, उसके बाद तुम्हारा एंडोथेशियम है और मिडिल लेयर,
ठीक है, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम प्लस मिडिल लेयर। ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। अब बचा टेपेटम, और एक बंदा भी तो था ना टेपेटम। तो टेपेटम का एक्चुअली काम क्या है, टेपेटम का फंक्शन है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस चीज को मैं यहाँ पे बना देता हूँ, कुछ ऐसा था, है ना। डायग्राम तो पता ही है तुम लोग को, बहुत खतरनाक डायग्राम बना था। ऊपर से ये पेन भी है, ठीक है। तो पता नहीं, कोई डांस करने वाला आदमी जैसा लग रहा है, नाचने के लिए रेडी है, पैर वैर ही मतलब। तो बाहर के तो लेयर गए, ये जो इसका लेयर है बाहर, ये टेपेटम जो है, ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। चलो इतनों को देखने का जरूरत नहीं है, इसी को देखो। तो ये जो लेयर ऑफ सेल्स है इसको बोला जाता है टेपेटम। तो ये टेपेटम का फंक्शन क्या है, टेपेटम जनरली क्या करता है, इट नरिशेस द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, लिख लो बगल में, एंड पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो सेल्स डेवलप होंगे देयर बी नोन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, बस इसको हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो इस टेपेटम का काम है इनको नरिशमेंट पहुंचाना, ठीक है, इनको खाना वाना राशन पहुंचाना है, ठीक है, ये राशन की दुकान के जैसा है, तो इनको ये नरिश करता है, ठीक है ना। और एक काम करता है ये क्या करता है, एक चीज होता है स्पोरोपोलेनिन, ठीक है, ये स्पोरोपोलेनिन नाम का एक चीज को ये प्रोड्यूस करता है। और ये स्पोरोपोलेनिन जो होता है एक खास एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है यूबिश बॉडी। यूबिश बॉडी के बाहर जो है तुम्हारा स्पोरोपोलेनिन चिपका हुआ रहता है, ठीक है। तो दिस स्पोरोपोलेनिन इज प्रेजेंट outside this Yubish bodies. Okay. Now, what is sporopollenin? Okay, we'll come to that. Sporopollenin is a very highly resistant material which is found on the outer layer of pollen grains. We'll see that. Okay. So the function of tapetum basically is to provide nourishment to these developing cells here and to produce sporopollenin. Okay. Now, if you see the tapetum, देखने में तो एक ही लेयर ऑफ सेल्स लग रहा है, मगर दो डिफरेंट टाइप्स का होता है। एक को बोला जाता है एमीबॉइड, एक को बोला जाता है सिक्रेटरी, ठीक है। एमीबॉइड टेपिटल सेल्स जो है वो एक टाइम के बाद क्या हो जाता है ना, वो फ्यूजन हो जाता है उनका, ऐसा हो जाता है, मतलब सेल वाल वगैरह डिसअपियर हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, एकदम एक कंटिन्यूस मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म बन जाता है, ठीक है। और बीच में यहाँ पे तो स्पोरोजिनस सेल्स हैं, तो इनके बीच में ये क्या करता है, ऐसे अंदर की तरफ ये चला जाता है और अंदर की तरफ जाके इनको ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इट्स लाइक जस्ट हाउ लाइक द अमीबा फॉर्म्स द स्यूडोपोडिया, ठीक है। एक अमीबा होता है ना, वो लंबा हो जाता है, खाना देखता है, चिकन देखता है कहीं पे, वो चला जाता है, स्यूडोपोडिया बनाता है, वैसे अमीबॉइड टाइप्स हो जाते हैं ये, ठीक है। और ऐसे होके क्या होता है, वो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं उन सेल्स के बीच के स्पेसेस में घुस जाता है और वहाँ पे जाके क्या होता है, इन सेल्स को जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। फिर आता है सिक्रेटरी। सिक्रेटरी टेपेटम में क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ टेपेटम सीक्रेट्स न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली। तो ये अगर टेपेटम है ये डायरेक्टली सीक्रेट कर रहा है, ये बोला भाई ये ले लो पकड़ लो मैं फेंक रहा हूँ, जैसे कोई रॉक स्टार स्टेज पे गाना गाता है, जैकेट खोल के फेंकता है ना लोगों की तरफ, बच्चों के बच्चे नहीं यार, मतलब जो कॉन्सर्ट में होते हैं उनके तरफ फेंकता है, ठीक है। तो वो होता है सिक्रेटरी, ठीक है। अच्छा वो रॉकस्टार सेक्रेटरी नहीं है, ये वाला सेक्रेटरी टेपेटम सेक्रेटरी है, ठीक है। सो द सीक्रेट न्यूट्रिएंट्स ओवर द स्पोरोजिनस सेल्स टू नरिश देम। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द टेपेटम, ठीक है। अब क्या होता है, we had seen the endothecium. The cells of endothecium develop thickenings of alpha cellulose on the inner and radial walls and die. Okay. तो एक टाइम के बाद क्या होता है कि जो एंडोथेशियम होता है उसके जो सेल वॉल्स होते हैं उसके रेडियल पार्ट और इनर पार्ट में क्या होता है कि ऐसे एक थिक लेयर बन जाता है, ठीक है, अल्फा सेल्यूलोज का। थिक लेयर बनने की वजह से क्या होता है, उसका जो दूसरे सेल्स के साथ जो कनेक्शन था वो कनेक्शन टूट जाता है, ठीक है, और उसको
कोई सब्सटेंस नहीं मिल पाता है तो वो सेल मर भी जाता है, एंडोथेशियल सेल्स जो होता है। तो इसके यहाँ पे जो एंडोथेशियल सेल्स थे एपिडर्मिस के डायरेक्टली नीचे, उनमें जब ये थिकनिंग डेवलप हो जाता है, ठीक है, और अल्टीमेटली मर जाते हैं, यहाँ पे एक प्रेशर पड़ता है इस जगह पे। ये लोब है, एक लोब है, ये दो लोब्स है, ठीक है, ये दो लोब्स है। तो यहाँ पे एक प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ से टूट जाता है, ठीक है, टूट के यहाँ से पोलन ग्रेन निकल जाता है, वो देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है, डेहिसेंस ऑफ एंथर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से टूटने की वजह से क्या होता है, the pollen grains they get released, okay, and in the breaking of this lobes of anther, endothecium plays an important role, okay. Now this part from where the anther lobe disintegrates, this part is also known as the line of dehiscence, okay, line of dehiscence next में लिखा हुआ है, ठीक है, देखेंगे लाइन ऑफ डेहिसेंस, ओके। और इस जो गैप है यहाँ पे, ये जो कॉर्नर जैसा रीजन है ना, इसको स्टोमियम भी बोला जाता है, STOMI, दिस इज आल्सो नोन एज द स्टोमियम, ओके। नाउ तो अभी तक हमने देखा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, वो है तुम्हारा स्टेमन। स्टेमन में हमको दिखा कि सबसे इंपॉर्टेंट है एंथर। एंथर के अंदर हमने देखा कि लोब होता है, हर लोब में 2 चेंबर होता है, ठीक है, हर लोब में क्या होता है कि 2 चेंबर होता है। हर चेंबर का नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर पोलन सैक, ठीक है, इस चीज को हमने देखा। अब इस पोलन सैक के अंदर क्या होता है, इस पोलन सैक के अंदर तुम्हारा जो है द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस इनसाइड दिस पोलन सैक, ठीक है। तो इन पोलन सैक्स के अंदर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस। इज इट क्लियर? ओके, तो बना ही था इसी कारण, इसी रीजन की वजह से कि इसके अंदर क्या करना है, पोलन ग्रेन्स को डेवलप करना है। अब इस पोलन ग्रेन को और एक दूसरा टर्म से भी जाना जाता है जिसका नाम है माइक्रोस्पोर। तो अभी से कंफ्यूज मत होना कि पोलन ग्रेन क्या है और माइक्रोस्पोर क्या है, ठीक है, दोनों इंटरचेंजेबली यूज होता है। सो द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर, ऊपर लिखा हुआ है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आई थिंक दिस कोरिलेशन इज क्लियर। नाउ सेल्स ऑफ स्पोरोजेनियस टिश्यू बिकम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और पोलन मदर सेल, ठीक है। तो मैंने बोला था ना कि स्पोरोजेनियस टिश्यू होता है यहाँ पे इस पोलन सैक के अंदर, दिस इज फिल्ड विद स्पोरोजेनियस टिश्यू, okay. Now this sporogenous tissue, all these cells are diploid type, ठीक है, so they grow in size and they are known as the microspore mother cell or the MMC या फिर pollen mother cell और PMC, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब शॉर्ट फॉर्म्स निकालते रहते हैं लोग, MMC PMC, ठीक है, पता नहीं TMC ना लिख दे, ममता दीदी का पार्टी, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि ये सेल्स जब बनते हैं, इनका यहाँ पे क्या होता है, कैलोज नाम का एक सब्सटेंस है, ठीक है, कैलोज का यहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है। तो जैसे कैलोज डिपॉजिट होता है तो इसके सेल वॉल्स थिक हो जाते हैं। तो 2 प्लांट सेल्स अगर होते हैं तो उनके बीच का कनेक्शन क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा, है ना। द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन 2 प्लांट सेल्स इज प्लाज्मोडेस्माटा, ओके। नाउ दिस प्लाज्मोडेस्माटा breaks, okay, the connection breaks and all these cells they become individual units, okay. Now this happens by the deposition of callose. I don't know if you remember or not, but callose is generally known as chemically callose is beta 1,3 glucan, okay, beta 1,3 glucan, ठीक है। अब इस MMC या PMC में क्या होता है, फिर मियोसिस हो जाता है, ठीक है। तो इसका ये ट्वाइस एन वाले का अब क्या होगा, हैप्लॉइड डिवीजन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा,
टेट्राड बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड्स ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। अब टेट्राड को छोड़ो एक बार, मियोसिस जब कॉमनली होता है तो क्या होता है, एक ट्वाइसन सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बनता है। मगर अब ये जो 4 हैप्लॉइड सेल हमने जनरली बनते हुए देखा है, वो हमेशा क्या होता है कि प्लांट में भी देखा था, एनिमल्स में भी देखा था, जैसे ये डिवीजन मियोसिस हो जाता है तो सेल्स अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, अलग अलग, सब हर कोई अलग अलग चला जाता है, ठीक है। तो दे आर not physically tied to one another, they are separated from one another, but here what happens, these tetrads are generally attached to one another, ठीक है। These 4 cells which are formed by the meiosis of this one are physically attached to one another, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो ऐसा होता है ना कि चारों एक ही साथ है, हो गया मियोसिस, बन गए हैप्लॉइड, मगर फिर भी हम साथ साथ हैं, ठीक है। हम चारों क्या है, साथ साथ हैं। तो ये चारों जो है ये चिपके हुए हैं, ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ओके। द फिलिंग अप ऑफ दिस पोलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया विद स्पोरोजिनस टिश्यू, देन द growth of these sporogenous cells, okay, their separation from one another by the formation of callous layers around their cell walls, okay, then meiosis, then formation of tetrad, okay. This entire process is called microsporogenesis. Now in microspore, after the formation after this one, let's see the types of tetrads, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया। अब जो है टेट्राड के जो टाइप्स है उस चीज को देखते हैं। यहाँ पे ये टेट्राड है, ठीक है, मगर इसका एक जो सेल है ये इसके पीछे की तरफ है, हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो दिस इज अ टेट्राहेड्रल टेट्राड, दिस इज अ आइसोबाइलेटरल टेट्राड, ठीक है, 4 cells arranged at the 4 corners. Then this is known as decussate, DECCUSSATE, decussate tetrad, okay. Then you have the linear tetrad, लंबा एक लाइन में अरेंज है चारों सेल्स। फिर उसके बाद आता है ये टी शेप टेट्राड। तो इन टेट्राड्स के जो डायग्राम्स हैं, दीस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 3 वेरी के साथ मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको एकदम मतलब दिमाग में पूरा रखो। MCQs में भी आ सकता है, बोर्ड्स के एग्जाम में भी आ सकता है, इन चीज़ को बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है। चलो नाउ अभी पोलन ग्रेन बन गया तुम्हारा, जो ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम था ना, इसमें तुम्हारा जो है पोलन ग्रेन बन चुका है, ये भर चुका है पोलन ग्रेन के साथ। अब पोलन ग्रेन के वहां पे बैठ के मतलब अंताक्षरी खेलेगा, आजकल तो खेलता नहीं, लोग पबजी खेलते हैं, तो क्या करेगा वो वहां पे, तो बैठा तो नहीं रहेगा, उसको निकलना है, ठीक है। तो उसको निकलने के लिए क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है डेहिसेंस ऑफ एंथर। तो डेहिसेंस ऑफ एंथर में क्या होता है, द स्ट्रिप ऑफ टिश्यू बिटवीन द 2 पोलन सैक disappears and forms a single cavity। तो ये जनरली तो ये स्ट्रक्चर ऐसा था ना, ऐसा था, इसके बीच में ये गैप था, यहाँ पे टिश्यू था बहुत सारा, ठीक है। तो ये टिश्यू अब क्या हो जाता है, ये डिसअपियर हो जाता है और लगता है कि जैसे ये पूरा मिल गया है, हम तुम साथ साथ हैं, ठीक है। वो सारा का सारा एकदम एक साथ हो गया पूरा, ठीक है। ऑल ऑफ देम विल कम टुगेदर। तो देखने से लगता है कि भाई इसके पास एक चैम्बर है और इसके पास और एक चैम्बर है ना, कोई हमारे बीच में कोई मतलब दूरी नहीं है, दे आर टुगेदर हियर, ठीक है। सो they form a single cavity, this is a single cavity here, this is a single cavity, this is one lobe, this is the other lobe, एक लोब में एक कैविटी, दूसरे लोब में और एक कैविटी, एक एक कैविटी। सो मैच्योर एंथर हैज ओनली 2 कैविटीज और 2 थिकर, ठीक है। अब बन गया ये डाइथिकस, ठीक है। तो ये थिका मतलब स्पेस। The cells of endothecium, they dry, contract, and the anther lobe disintegrates at the region of stomium. This is known as stomium. तो इस स्टोमियम के रीजन पे क्या होता है, ये जो तुम्हारा एंथर लोब है, जैसे एंथर लोब का वाल जो है, यहाँ पे ये मतलब क्या होता है कि ड्राई हो जाता है एंडोथेसियम, ठीक है। ड्राई होके वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ड्राई होके कोई भी चीज अगर सिकुड़ जाता है तो एक प्रेशर पड़ता है ना सराउंडिंग्स पे, जैसे कोई घाव हो गया होगा तुम्हारा हाथ में, पैर में, ठीक है। तो जब वो वुंड ड्राई होने लगता है तो एक देखना, तो उसके बगल का जो स्किन है वो पुल होता है चारों तरफ से,
तो उससे क्या होता है, जैसे ड्राई चीज आ जाता है बीच में, वो बाकी का सारे टिश्यूज को अपनी तरफ खींचने लगता है। तो ये चीज जब एंडोथेशियम के ये जो सेल्स है, ये जो जब ड्राई होके मतलब एक एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो क्या होता है, बाकी के सेल्स जो है उस फोर्स को फील करते हैं, और उसके बाद ये यहाँ से क्या होता है, तो टूट जाता है, ठीक है। एट द रीजन कॉल्ड द स्टोमियम। स्टोमियम को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ डेहीसेंस। डेहीसेंस का मतलब है ब्रेकिंग, ठीक है, और बर्स्टिंग, ठीक है। सो स्टोमियम के रीजन से डेहीसेंस होता है, ठीक है। और यहां से तुम्हारा जो है पोलन ग्रेन्स बड़बड़ बड़बड़ निकलता है, ठीक है। नाउ पोलन पोलन तो कर रहे हैं तब से। पोलन दिखता कैसे है, पोलन दिखता है लड्डू के जैसा, इट अपीयर्स ग्लोब्यूलर, ठीक है, इट अपीयर्स ग्लोब्यूलर। नाउ अ पोलन ग्रेन has cytoplasm, ठीक है, it's a cell, haploid cell. A pollen grain is rich in starch and unsaturated oils, ठीक है। स्टार्च है इसके न्यूट्रिशन के लिए, और यहाँ पे कुछ ऑयल्स है, और ये ऑयल्स जो है इस पोलन ग्रेन को रेडिएशन से बचाते हैं। अब एक चीज थोड़ा याद करो, थोड़ी देर पहले तो मैं ये बोले जा रहा था ना कि यहाँ पे टेट्राएड है, ठीक है, ये सारे जो है चिपके हुए हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि सब निकल गए एक एक करके, तो ये कैसे हुआ, तो ये यहाँ पे जो लेयर था ना, यहाँ पे जो लेयर था इसका ब्रेकिंग हुआ, ये डिसइंटीग्रेट हुआ, ये टेट्राएड के बीच में जो लेयर था, वो टेट्राएड का लेयर जो है वो तुम्हारा डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है। तो ये लेयर बेसिकली ये भी कैलोज ही था। टेट्राएड में जो ये चारों को चिपका के रखने वाला जो लेयर होता है ना, ये भी टेट्राएड, मतलब ये भी कैलोज है, समझ रहे हो ना बात को। ये टेट्राएड है, टेट्राएड में चारों हेप्लॉइड जो पोलन ग्रेन्स है ये चारों चिपके हुए हैं। किसकी वजह से चिपके हुए हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैलोस। अब इस कैलोस भाई साहब को क्या होता है ना, ये इसको कैलेस नाम का एक एंजाइम आता है, कैलेस इसको क्या कर देता है, कैलेस इसको तुम्हारा कैलेस जो है इसको हटा देता है, ठीक है। इस चीज को जो है कैलेस नाम का एंजाइम जो है वो इस चीज को गायब कर देता है, ओके। सो दिस इज इट। सो जैसे इसको कैलेस गायब कर दिया तो क्या हो गया, वो सेपरेट हो जाता है, ठीक है। आ गया समझ में, ओके। नाउ ये जो पोलन ग्रेन का वॉल है यहाँ पे, ठीक है, ये पोलन ग्रेन का जो वॉल है इसके दो लेयर्स होते हैं, एक आउटर लेयर होता है और एक आता है तुम्हारा इनर लेयर, ठीक है। एक होता है आउटर लेयर और एक होता है इनर लेयर। जो आउटर लेयर होता है उसका नाम है एक्साइन, जो इनर लेयर होता है उसका नाम है इंटाइन, ठीक है। आउटर लेयर का नाम होता है एक्साइन, इनर लेयर का नाम होता है इंटाइन, ठीक है। तो अब जो एक्साइन है, ओके, इस एक्साइन में मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हाईली रेजिस्टेंट है, जो एसिड को रेजिस्ट कर देता है, जो हीट को रेजिस्ट कर देता है, हाई टेम्परेचर्स को रेजिस्ट कर देता है। और इसीलिए क्या होता है ना, पोलन ग्रेन जो है वो सालों साल टिकता है, हजारों साल भी टिकता है। फॉसिल्स मिलता है आज भी पोलन ग्रेन का, ठीक है। तो उसके पीछे का वही है फंडा, ये एक्साइन जो है ना वो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। और अंदर एक और लेयर आता है जिसका नाम है इंटाइन, ठीक है। अब जो एक्साइन होता है वो इसको मान लो एक्साइन है, ठीक है, ये पूरा एक्साइन है। तो एक्साइन मगर किसी किसी जगह पे वो गायब भी रहता है, ठीक है। एक्साइन जो होता है किसी किसी जगह पे गायब भी रहता है। वो जो जहाँ पे गायब रहता है उसको बोला जाता है जर्म पोर, ओके। द रीजन्स वेयर द एक्साइन इज एब्सेंट इज नोन एज द जर्म पोर्स, ओके। और ये जर्म पोर का फंक्शन क्या है बाद में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, ओके, क्लियर, okay. Now if you study the external structure of a pollen grain, your study will be known as palynology. तो एक pollen grain जो होता है वो काफी एक स्कल्पचर जैसा होता है, बाहर एकदम डिजाइन के साथ वो होता है। मैं नेक्स्ट क्लास में जो है तुमको एक pollen grain का स्ट्रक्चर भी तुम लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस चीज को समझो, a pollen grain, okay, a pollen grain has two coverings, outer exine and inner intine. Exine is made up of sporopollenin, okay, and this exine has small gaps at certain points which are known as germ pores. What are germ pores? We'll see that in the next class, okay. And there's an inner layer which is known as intine, okay. Now please, I'm going to dictate, please write down a assignment, okay.
वहाँ पे लिखो, हाँ लिखो ड्रॉ एंड लेबल अ फ्लावर। जो वहाँ पे दिया हुआ है ना, उसमें नोट्स में जो दिया हुआ रहेगा उसी चीज़ को लिखना है, मैं एक्स्ट्रा करके साइड पे नहीं दे रहा, ठीक है, उसी चीज़ को तुम लोग लिखोगे। और एक चीज़ और लिखना, why does the pollen grain not disintegrate in adverse environmental conditions? क्यों pollen grain जो है वो adverse environmental conditions में disintegrate नहीं करता है, ठीक है, उस चीज़ को देखना है। ओके, I'll come up with some additional points here, okay, और next class में, ठीक है। तो I hope you have understood this entire lecture, पूरा चीज़ तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, okay, and go through this one, it might be a bit complex for you, okay, और सीखते जाओ, पढ़ते जाओ, अच्छा से हो जाएगा क्लियर चीज़ें, ठीक है। Okay, so I'll come up in the next class. I'll put certain additional points. Okay, I'll show you the diagram of a pollen grain, and we'll move to the most important part. Okay, of sexual reproduction in plants. तो ये बस एक इंट्रोडक्टरी क्लास जैसा था, ठीक है। तो यहाँ से जो चीज़ें समझ में आया उस चीज़ को अच्छे से देखो, और जो नहीं समझ में आया वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी, आई एम फ्री, ओके, आई एम फ्री फॉर यू, आई एम देयर, ओके। So let's end the class, okay, thank you.